आज हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी के ही टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। हमारी पृथ्वी की कैसी संरचना है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अंदर कैसी है। बाहर तो ये बहुत ठंडी है, अगर सूरज निकलता है तो गर्मी पड़ जाती है, बर्फ़ पड़ती है तो ठंड हो जाती है। लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमारे लिए जानने का एक उत्सुकता वाला विषय रहता है। हम काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि हमको जानना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, कौन सी परतें हैं। तो हम देख लेते हैं पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में कि अंदर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। हमने वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को मोटी मोटी 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी कहा जाता है। उससे अंदर वाली है मेटल, उससे नीचे वाली है, बिल्कुल सेंटर वाली है, कोर। इन 3 परतों में डिवाइड किया है पृथ्वी को। अब हम देख लेते हैं इनको अलग अलग। अगर हम इसके रेडियस की बात करें, इसकी त्रिज्या की बात करें, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर, मतलब काफ़ी बड़ी है। अगर हम डायमीटर की बात करें, इसके व्यास की बात करें, तो ये डबल हो जाता है। इसी डायमीटर की वजह से हमने इसकी त्रिज्या का अनुमान लगाया है। क्यों? क्योंकि अंदर तक कोई भी चीज़ इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत ठोस भी है कोई जगह। तो हमने इसके डायमीटर को देख लिया, उसी के हिसाब से हमने इसकी त्रिज्या को निकाल दिया, इसकी रेडियस को निकाल दिया। क्योंकि हम डायमीटर को देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या है कि वैज्ञानिकों ने, जो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ईजाद कर रखी हैं। जैसे कि सैटेलाइट बना रखे हैं चारों तरफ, जीपीएस जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस की वजह से हमने उसकी जो भी चौड़ाई है उसको देख लिया है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। और अगर उसको पता कर लिया तो हम रेडियस को आधा कर देते हैं, सॉरी, अगर डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो रेडियस पता चल जाती है। तो इसी वजह से हमने रेडियस पता चल चुकी है, 6370 किलोमीटर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम ऊपर वाली परत की बात करें, जिस पर कि हम रहते हैं, मिट्टी है, चट्टान है और दलदल है, दलदली भूमि है, हर तरह की जो भी भूमि है ऊपर जिस पे हम रहते हैं, खेती करते हैं, ये सभी चीज़ें कौन सी, किस क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है क्रस्ट। इसको हम हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। इसको अपर क्रस्ट कहा जाता है। इसके एक और नीचे है, अगर हम देखते हैं तो इसको अपर क्रस्ट कहा जाता है। इसकी जो मोटाई है वो 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक रखी गई है। महासागरों में इसकी जो मोटाई है, इस परत की मोटाई है, वो कम है। अगर हम सरफेस की बात करें, पहाड़ी एरिया की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो ये है क्रस्ट। क्रस्ट के अगर हम अंदर चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है लोअर क्रस्ट। तो इस वाले एरिया को अगर हम क्रस्ट से अंदर जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये 2 चीज़ों से बना है, क्रस्ट भूपर्पटी की जो भी चट्टानें उनसे, और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, ऊपर वाला जो सॉलिड मेटल है, ये जो मेटल है, और ये मेटल जो है उसमें है, लिक्विड में है, हल्का सा लिक्विड है। तो फिर भी यहाँ पर अगर ये चट्टान अगर ऊपर है तो चट्टानी एरिया है, अगर नीचे जाएंगे तो एकदम से लिक्विड नहीं हो जाएगा ये। तो ऊपर वाला एरिया जो मेटल का एरिया है वो थोड़ा सॉलिड है, ठोस वाला मॉडल सॉलिड है। तो इसकी वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 2 चीज़ों से बना है ये क्रस्ट। एक तो भूपर्पटी से, और दूसरा अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, इसमें थोड़ा सा सॉलिड मेटल है, ठोस मेटल है। तो अब हम अगर अंदर चलें तो हमारे पास ये वाला एरिया जाता है, इसको बोलते हैं हम, ये अपर मेटल में ही आ जाता है, मतलब ऊपरी मेटल के अंदर आ जाता है। ये अंदर का मेटल है, ये बाहरी मेटल आ जाते हैं दोनों। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। और ये बना है पार्शली मेल्टेड, मतलब ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, हल्का सा मेल्ट हुआ है। क्योंकि अगर पूरी तरह से मेल्ट हो जाता तो बहुत सारी जो भूकंपी जो भी घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाती, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें कैसे हैं, आगे देख लेते हैं। ये हो गया स्टेनोस्फेयर, लोअर क्रस्ट। हाँ, बाहर वाली को अपर क्रस्ट बोलते हैं, अंदर वाली को लोअर क्रस्ट बोलते हैं। अगर हम अंदर जाते हैं और इस वाले एरिया को, जो कि ठोस से ऊपर वाला ऊपरी मेटल है, और ये निचला मेटल है, ये दो में डिवाइड है, एक क्रस्ट हो गया और ये मेटल हो गया। ये वाला एरिया जो अंदर जा रहे हैं इसको एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है, जो कि पार्शली मेल्टेड है, थोड़ा सा मेल्टेड है, पूरी तरह से मेल्टेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड है।
मेल्ट हो गया है, मतलब लिक्विड में बदल रहा है, लेकिन पूरी तरह से लिक्विड में नहीं बदला है, मतलब गाढ़ा है, चिपचिपा सा है। अंदर चलते हैं तो ये वाला एरिया आ जाता है हमारे पास निचला मेटल। ये वाला एरिया ऊपरी मेटल था और ये वाला हमारे पास आ जाता है निचला मेटल। और ये बना हुआ है सॉलिड, ये ठोस है। ये वाला जो मेटल का एरिया है वो ठोस है। अगर हम अंदर चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है आउटर कोर। आउटर कोर आ जाता है, बाहरी कोर। इसकी जो चौड़ाई है वो 2200 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 2200 किलोमीटर। और ये लिक्विड बना हुआ है, इस एरिया में लिक्विड भरा हुआ है जो कि चल रहा है द्रव। अगर हम अंदर चलें तो ये आ जाता है हमारे पास कोर वाला एरिया। कोर की जो रेडियस है 1270 किलोमीटर है, मतलब उसकी जो थिकनेस है, अगर रेडियस देखा जाए तो 1270 किलोमीटर है। और ये बना हुआ है सॉलिड। अब देख लीजिए किस तरह से चीज़ें डिवाइड है। अंदर वाला कोर जो है वो सॉलिड है, बाहर वाला जो कोर है वो लिक्विड है। अब फिर से एक और एरिया आया, ठोस है। ये थोड़ा सा लिक्विड है, ये लिक्विड और ठोस दोनों का मिश्रण है। और ऊपर आ जाता है ठोस। तो कहीं ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ठोस, फिर उसके बाद लिक्विड। इस तरह से हमारी परतें डिवाइड है, इनको अच्छे से देखना है। अब हम चलते हैं कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर को जो डिवाइड कर रही है, वो उसमें भरा हुआ है सॉलिड और लिक्विड। अगर हम एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से नहीं बदल रहा है। कुछ चीज़ें इसकी ले रखी हैं इसने और कुछ चीज़ें इसकी ले रखी हैं। इसका इसने लिक्विड ले रखा है और इसका इसने सॉलिड ले रखा है। क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, क्योंकि एकदम से बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही हैं चीज़ें, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल सकती क्योंकि उसको पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़ें। ये हो गई इसके आंतरिक कोर की बात है, कितनी मोटाई है, कौन ठोस है। अब चलते हैं हम बाकी चीज़ों पर। अब जो क्रस्ट वाला एरिया है, इन सभी परतों को कोई ना कोई चीज़ें जो डिवाइड कर रही हैं उनको नाम दिया गया है उनको वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा नाम दिया गया है अपने विश्लेषण में। अब हम जो क्रस्ट और अपर जो वो है एस्थेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है क्रस्ट और लिथोस्फीयर को अलग करने वाली जो सीमा है उसको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, मोहरोविक अलगाव बोला जाता है। अगर हम निचला मेटल और अपर मेटल की बात करें तो निचला मेटल और अपर मेटल को जो अलग कर रहा है उसको रैपिडी डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। अब हम मेटल और लिक्विड को मेटल और आउटर कोर को जो अलग करने वाली सीमा है उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। याद रखना है, ये वाली चीज़ें अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। अब हम इनर कोर और आउटर कोर को जो चीज़ें अलग कर रही हैं, जो ये सीमा अलग कर रही है, उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ये चारों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है। अब देखते हैं कि हमको कैसे पता चला कि ये मेल्टेड है या यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए वैज्ञानिक शोध काफ़ी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के सोर्स हैं हमारे पास, इनको हम इसके बाद करने वाले हैं। देख लेते हैं, अगर 32 मीटर, अगर हम 32 मीटर गहराई में जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। एक और 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री और कम हो जाएगा, मतलब 64 मीटर तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। जैसे हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है 32 मीटर नीचे जाने पर। एक और 32 मीटर जाएंगे तो 1 और डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब 64 डिग्री पहुंचने पर हमारे पास टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होगा। अगर आपने मेरी क्लास देखी है एटमॉस्फेयर वाली, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वाली, तो उसमें जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। लेकिन हम पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्मी है, काफ़ी टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर के पास जाएंगे
तो हमको धीरे धीरे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें बता रही हैं हमको। अब हम देख लेते हैं, अगर हम इस वाले हिसाब से चलते हैं, अगर हम हर 32 मीटर पर अगर हम नीचे जा रहे हैं, अगर हम कोर तक पहुंचते हैं 6370 किलोमीटर पहुंचते हैं नीचे, तो हमारे पास अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कम से कम 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कोर का जो टेम्परेचर है 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्यों नहीं है। जैसे हम 0 से 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है पर किलोमीटर। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से 100 किलोमीटर तक, जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हर किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब देखा जाए तो वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। चलो आगे देख लेते हैं। ये दूसरी चीज़ है, अगर हम 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर नीचे जाते हैं, 100 किलोमीटर पहुंच गए, अगर हम 300 किलोमीटर और नीचे जा रहे हैं तो वो जो टेम्परेचर को बढ़ने की जो स्पीड है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। मतलब पहले 12 था, अब वो टेम्परेचर बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है, अब 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर हम 300 किलोमीटर से नीचे जा रहे हैं कोर तक, कोरोड तक, इसको हिंदी में करोड बोलते हैं, कोर वाले एरिया को, और इंग्लिश में कोर बोलते हैं। अगर हम कोर तक जा रहे हैं, 300 किलोमीटर से नीचे जाते हैं और कोर तक पहुंच रहे हैं, तो तापमान जो बढ़ने की जो दर हो जाती है, जो रेट हो जाता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है। मतलब कम होती जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि आग के पास बैठे रहें, आग में अगर चीज़ें डालते हैं तो वो एक टेम्परेचर के हिसाब से ही बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो गर्मी बढ़ जाती है। तो इसी हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो अब बात आई, अगर हम इस हिसाब से चलें कि 0 से 100 किलोमीटर गए तो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, और हम 100 से 300 किलोमीटर गए तो 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ा टेम्परेचर। अगर हम 300 डिग्री से नीचे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए कोर का, वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। असली टेम्परेचर जो कि हम अनुमान करके लगाया है वैज्ञानिकों ने, जो अप्रत्यक्ष सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स से नहीं है, ये इनडायरेक्ट सोर्सों से पता चला है, वैज्ञानिक शोधों से, कि एक्चुअल जो तापमान हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो 5500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कोर का तापमान। ज़्यादा से ज़्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बीच में ले लेते हैं तो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास कोर का तापमान बताया गया है। ये तो रही टेम्परेचर की बात। अब हम आ जाते हैं इधर। हाँ, अब हम बात करते हैं घनत्व की, घनत्व डेंसिटी की बात करते हैं। कौन सी परत की डेंसिटी कितनी है? तो हम ऊपर वाली जो क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, मिट्टी वाला एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है जो भी बना है, तो वो बना है, उस क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम उसमें सिर्फ इस सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले एरिया से अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं और उसका वेट करते हैं तो वो बनता है हमारा 2.7 ग्राम डेंसिटी बनती है, मतलब घनत्व आता है इसका। ठीक है। और ये जो ऊपर वाली परत है, इसकी जो ऊपर वाली परत जो बनी हुई है, जो मैंने सबसे बाहर वाली परत है जो क्रस्ट की वाली है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसमें मुख्य रूप से 2 धातु हैं। वैसे तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारी धातु हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा धातुओं की जो मात्रा है इन दोनों की है। तो इनको सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसको बोलते हैं मिश्रित रूप से सैल बोला जाता है। इस वाले एरिया को सैल बोला जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम मेटल पे। जो मेटल की जो डेंसिटी बताई गई है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताई गई है, और ये मुख्य रूप से बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीमा। इसका नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में सीमा, SIMA। अब हम चलते हैं आउटर कोर पे। आउटर कोर पे आ चुके हैं।
आउटर कोर की जो डेंसिटी है 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब देखा जाए तो डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व तो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले एरिया से कुछ भी चीज़ें उठाते हैं, वहाँ से कोई सैंपल लेते हैं, अगर उसको हम वेट करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी आती है 13.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है। और ये मुख्य रूप से बना है निकल और फेरियम से, जिसको नाइफ कहा जाता है, इसको नाइफ कहा जाता है। इनका नाम कैसे पड़ा, देखिए मैं बता देता हूँ। सिलिका से SI लिया गया और एल्यूमिनियम से Al लिया गया, तो SiAl सेल कहा गया इसको। अगर सिलिका और मैग्नीशियम है, सिलिका से SI लिया गया और मैग्नीशियम से Ma लिया गया, तो सीमा हो गया। यहाँ निकल और फेरियम है, तो निकल से Na लिया गया और फेरियम से Fe लिया गया, तो ये हो गया नाइफ। इस तरह से इनका नामकरण किया गया है। अब हम देख लेते हैं इनर कोर का जो डेंसिटी है। इनर कोर की जो आंतरिक कोर है, उसकी जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कई बार तो ये 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वो और ज़्यादा सिकुड़ जाता है। अगर उस एरिया से कुछ उठाया जाएगा तो वो काफ़ी भारी होगा, मतलब उसके कण काफ़ी आसपास जुड़े होंगे, तो उसका जो वेट होगा 13.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी नाइफ कहा जाता है। ये सॉलिड वाला एरिया है। मैंने इसको दो चीज़ों में बताया, एक तो इनर कोर और एक बाहर कोर, बाह्य कोर। तो इन दोनों की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी आती है वो इनर कोर की आती है। इनर कोर की जो डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। ये तो रही डेंसिटी की बात। अब हम टेम्परेचर की बात पहले ही कर चुके हैं। इसका कोर का जो टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ये अनुमानतः बताया गया है। अब हम सोर्स देख लेते हैं। अब हम ये सब चीज़ें कैसे पता चला, इसके कोई सोर्स तो होंगे, कुछ तो होगा, क्योंकि हम अंदर तो गए नहीं अभी तक, अंदर कोई नहीं जा पाया। अंदर भी जा पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर तक। अब 100 किलोमीटर की खुद ही क्रस्ट है, ऊपर वाली भूपर्पटी एरिया है, तो हम सिर्फ उसमें 12 किलोमीटर ही अंदर जा चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो देख लेते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर अनुमान लगाए हैं कि इस तरह से हमारी पृथ्वी की संरचना हो सकती है, और वैसे भी हुई भी है। अब देख लेते हैं सोर्स, इसके स्रोत क्या क्या हैं। उल्कापिंड, अब हमने ये सब चीज़ें बताई, इनके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। उल्कापिंड एक स्रोत है इसका। उल्कापिंड, उल्कापिंड सभी जानते हैं, जो अंतरिक्ष से जो भी पत्थर अपने फ्रीली घूम रहे हैं, किसी चीज़ का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं, उल्कापिंड जो पत्थरों का एक समूह है। पत्थर भी एक भी पत्थर हो सकता है, और भी समूह हो सकते हैं। तो वो पत्थर के रास्ते में जो भी चीज़ आ जाती है वो वहाँ जाके टकरा जाते हैं। अगर कोई पत्थर पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है तो वो उसकी स्पीड कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाखों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। तो वो क्या करते हैं, कई बार पृथ्वी के तापमान में घुस जाते हैं। वो मध्यमंडल में आते आते, मीसोस्फीयर में आते आते बहुत हद तक जल जाते हैं। फिर भी वो क्या होता है कि उनकी जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कई बार वो पूरी तरह से नहीं टूट पाते, नहीं चल पाते, तो थोड़ा बहुत वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। उसका पता लगता है वैज्ञानिक उसको उठा के लाते हैं, या वहाँ पर रिसर्च करते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो जो उल्कापिंड होते हैं उनकी संरचना भी पृथ्वी जैसी पाई जाती है अक्सर, क्योंकि वो भी पृथ्वी की तरह एक टुकड़े की तरह विखंडित हो गए थे। उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, इसको देख लेते हैं आज। तो उन उल्कापिंडों का जो अध्ययन किया जाता है उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कितनी लेयर में वो डिवाइड है। उसी हिसाब से वो सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी भी ऐसी हो सकती है। इसके प्रमाण साबित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पृथ्वी और बाकी दूसरे जो उल्कापिंड हैं उनकी भी संरचना एक जैसी पाई गई है। अक्सर उनमें जो पदार्थ पाए गए हैं, उनकी जो आंतरिक संरचना पाई गई है, वो काफ़ी हद तक पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसी हिसाब से पृथ्वी का जो अनुमान लगाया है वो इन उल्कापिंडों से भी लगाया गया है। आगे देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। अब मुख्यतः तीन तरह की वेव होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब इनके बारे में फिक्स है कि ये सॉलिड में कौन सी स्पीड से चलती है, और जैसे लिक्विड आ जाता है तो उसकी गति मंद हो जाती है, कम हो जाती है।
तो जब हम सिस्मोग्राफिक जो भी चीज़ें हैं उनसे हम पता लगाते हैं भूकंपीय तरंगों का, तो उनसे पता चलता है कि हमारा जो भूकंप जब आता है तो कौन सी एरिया में सही से आ रहा है, कौन सी एरिया में मंद पड़ रहा है, तो इस चीज़ का पता लग जाता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, वैज्ञानिकों ने बना रखे हैं, तो इनसे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं भूकंपीय तरंगों से, कि नीचे लिक्विड भरा हुआ है, कितना कितना लिक्विड है, या कौन सी एरिया में लिक्विड है या कौन सी एरिया में लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज़ें हैं। इसके बारे में हम भूकंपीय तरंगों से जान सकते हैं। आगे देखते हैं ज्वालामुखी लावा। ज्वालामुखी लावा जब बाहर निकलता है, जब प्रेशर पड़ता है, नीचे दबाव पड़ता है, तो नीचे लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड भरा हुआ है तो वो क्या होगा, जब उस पर दबाव पड़ेगा तो कोई ना कोई रास्ता दे के वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो इससे भी हमको पता चलता है, इस रिसर्च से भी पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, एक लिक्विड फॉर्म में है, जिसपे ऊपर वाला एरिया तैर रहा है। अब तैरने की बात जब आ जाती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है, हम डेंसिटी पे थोड़ा सा चलते हैं, जिस पार्ट की डेंसिटी कम होती है और जिस पार्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है उस पर कम वाली जो डेंसिटी का पार्ट है वो तैरता है, उस पर डूब नहीं सकता। जैसे कि मृत सागर है, डेड सी है, डेड सी की जो डेंसिटी है वो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है प्राकृतिक रूप से। उस पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। अगर कम घनत्व वाली चीज़ उस पर फेंकी जाए तो वो उस पर डूबेगी नहीं। कई बार पत्थर नहीं डूबते अगर उनका घनत्व तो कम है। तो कई बार आदमी, कहा जाता है कि आदमी की डेंसिटी उस वाले पानी से बहुत कम है, तो आदमी क्या है, उसमें डूब नहीं सकता। मृत सागर के अंदर आदमी डूब नहीं सकता, डेड सी के अंदर। और डेड सी के बारे में कहा जाता है कि वो हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे गहरा पॉइंट डेड सी ही है। तो इसको फिर कभी देखेंगे। तो जो मैं बात करता डेंसिटी की, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कम होती है, वो ज़्यादा वाली डेंसिटी के ऊपर तैरता रहता है। अब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वो अंदर है, इसकी डेंसिटी कम है तो इसके ऊपर तैर रहा है, इसकी डेंसिटी कम है तो इसके ऊपर घूम रहा है, इसकी डेंसिटी कम है तो ये आपस में ऊपर ही बने हुए हैं, ये नीचे नहीं जा सकते। जैसे कि अब हम देखते हैं हमारी पृथ्वी बहुत भारी है, लेकिन उसके पार्ट्स नीचे धंसते नहीं है, रीजन है उसकी डेंसिटी कम है। हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा है, पूरे शहरों के शहर बसा रखे हैं, लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी नीचे वाले पार्ट से हमेशा कम ही रहती है। जब डेंसिटी कम रहेगी तो वो चीज़ लिक्विड में डूबेगी नहीं, वो ऊपर ही तैरेगी। तो इसका एक रीज़न है कि हम सेफली बने हुए हैं, डेंसिटी भी एक रीज़न है इसका, घनत्व तो एक रीज़न है। अब हम आगे चलते हैं, ज्वालामुखी लावा। ज्वालामुखी लावा के बारे में बात करते हैं। जब ऊपर आता है, इसकी रिसर्च की जाती है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी के कुछ पार्ट्स में, कुछ लेयर्स में लावा भरा हुआ है, जिससे कि अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ टेम्परेचर भी क्या हो सकता है और वहाँ की जो फॉर्म है किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, इसके बारे में पता चलता है। क्योंकि जब लावा ऊपर आता है तो आसपास की जो चट्टानें हैं उनको भी खींच के ले आता है, बहुत सारी चीज़ों को। वहाँ से भी पता चलता है कि लेयर्स किस तरह से बनी हुई हैं। आगे चलते हैं, तापमान का अनुमान। जब हम ड्रिलिंग करते हैं नीचे, जब नीचे जाते हैं, तो इससे, जब मैंने बताया था 32 मीटर अगर हम नीचे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे गए हैं, तापमान हमको कहाँ से पता चला? हमको ज्वालामुखी लावा से पता चला है। जब हमने ड्रिलिंग किया, नीचे गए, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट भेजे, जो भी गैजेट्स थे, उनसे पता चला कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो तापमान के अनुमान से भी हम लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गर्म है। अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में ज़्यादा कुछ हमारे पास है नहीं, हमारे पास अप्रत्यक्ष सोर्स ही है, जिसके बारे में हमने अनुमान लगा के हमने पृथ्वी की संरचना को बताया है। तो प्रत्यक्ष सोर्स में हम देख सकते हैं 2-3 चीज़ें हैं। रॉबिन्सन डीप रॉबिन्सन डीप जो है दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खान है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर नीचे तक जा चुके हैं। जब हम नीचे जा चुके हैं तो वहाँ की गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं वो गर्म होती जा रही है, और उसके जो आसपास का जो मेटल्स हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। बाकी तेल के कुएँ की खोज करते करते वैज्ञानिकों को अभी तक सिर्फ 6 किलोमीटर तक नीचे जाने की सफलता मिल पाई है। हम इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए। अब आप सोच सकते हैं, हम ऊपर वाले भाग पे रहते हैं, क्रस्ट पे रहते हैं, ऊपर पटरी पे रहते हैं, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। उसके अंदर भी हम 100 किलोमीटर नीचे नहीं जा पाए हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और,
आर्कटिक ओशन के अंदर कोला क्षेत्र है, इसको कोला क्षेत्र नाम दिया गया है। इसमें हम सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे जा चुके हैं, 12 किलोमीटर से नीचे नहीं जा चुके हैं आज तक। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। इसका जो कोर का जो रेडियस है 1270 है और आउटर कोर का जो रेडियस है 2200 किलोमीटर है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 3470 किलोमीटर कोर का एरिया बनता है। कोर की थिकनेस 3470 किलोमीटर बनती है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं यहाँ तक मेटल वाले एरिया में, तो जो मेटल वाला एरिया है उसकी थिकनेस है 2850 किलोमीटर। अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो हम इसको मोटा मोटा औसत रूप में 50 किलोमीटर तक ले सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर कितना जा चुके हैं। हमारी ज़्यादातर जो शोध है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ अनुमान के आधार पर अप्रत्यक्ष सोर्स से हमने इन चीज़ों को पता लगाया। प्रत्यक्ष सोर्स के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर हम नीचे जा चुके हैं। फिर भी वो प्रमाणित है, काफ़ी जगह मान्य है, इसी वजह से हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी की संरचना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।